दोस्तों, अभी हम लोग जो कृषि के हालात देख रहे हैं, किसानों के जो हालात देख रहे हैं, काफ़ी किसान जो है, किसानों ने आत्महत्या की खबरें आती रही हैं और खेती जो है वो घाटे का सौदा साबित होती जा रही है। ऐसे में कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। इसी बीच एक बहुत ही चर्चित नाम हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसको हम एफपीओ कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इसका गठन होता है, तमाम जानकारियाँ, तमाम बातें हम लोग विस्तृत रूप में इसमें चर्चा करेंगे, जानेंगे और किसानों को इससे जोड़ेंगे ताकि वो इन बातों को जानकर और इसका गठन करके इससे लाभान्वित हो सकें। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। आज हम अपने इस एपिसोड में पूरी तरीके से एफपीओ के बारे में चर्चा करेंगे, किसानों की माली हालत पर चर्चा करेंगे, उनको इस आर्थिक संकट से उबारने का कैसे प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ सिद्धार्था फार्मर प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं श्री बृहस्पति जी। इनसे हम ढेर सारी बातें जानेंगे। तो आइए हम लोग स्वागत करते हैं अपने चैनल पे बृहस्पति जी का। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आपने किया धर्मेंद्र पांडे जी। और पिछले कई बीते दशकों से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि किसान खेती में घाटे के चलते लगातार खेती से विमुख हो रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं। जो उनकी पीढ़ियां हो खेती छोड़ करके पलायन कर रही हैं। और ऐसी भी घटनाएं आती हैं, सुनने में आती हैं कि किसान ने खेती में घाटे के चलते आत्महत्या की। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो यही निकल कर आ रहा था कि जो खेती की लागत है वो खेती की लागत के अपेक्षा ना मूल्य मिल पा रहा था किसानों को और ना ही वो उसको बाजार मिल पा रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने साल 2013 में कंपनी एक्ट जो बना है, कंपनी की जब भी बात होती है तो हम व्यावसायिकता की तरफ देखते हैं कि ये व्यवसाय है। तो चूंकि किसान कभी व्यवसायी नहीं बन पाया था, सरकार ने सोचा क्यों ना हम ऐसा कुछ कर दें कि किसान भी व्यावसायिक हो जाए, जिससे अपनी जो उपज है, कृषि उपज है, उसका उचित मूल्य प्राप्त कर पाए और मार्केट भी उपलब्ध करा पाए। तो साल 2013 का वह ऐतिहासिक साल रहा जब सरकार ने कंपनी एक्ट है, जो कंपनी अधिनियम है, उसमें संशोधन किया और एक प्रावधान लाया कि किसान भी अपनी कंपनी बनाएंगे। अच्छा। मतलब उसमें सिर्फ किसान होगा, किसान के अलावा कोई नहीं होगा। जो प्रोड्यूस करेगा, उत्पादन करेगा, उसी को इस कंपनी में डायरेक्टर बनने का हक होगा, वही लोग सदस्य होंगे। तो उसको हम ऐतिहासिक वर्ष किसानों के लिए कर सकते हैं। और वह साल जब किसानों के लिए कंपनी एक्ट में संशोधन के रूप में आया तो उसी साल एफपीओ की अवधारणा ने जन्म लिया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उसको सही मायने में अगर कहा जाए तो एपीसी कहा जा सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, क्योंकि हम कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं जी। तो सही मायने में हम अगर बात करें तो एफपीओ किसान को किसान कम बनिया बनाने का काम करता है। यानी वह किसानी भी करेगा, साथ ही अपने उत्पादन को अच्छा मार्केट, अच्छे मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा। तो ये है एफपीओ की अवधारणा। अभी आपने किया कि एफपीओ है क्या, एफपीओ का गठन कैसे करें, इन सारी चीज़ों पर हम बताएंगे जैसे जैसे आप सवाल पूछते जाएंगे। तो इस कड़ी में हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो हमारा सवाल है कि एफपीओ है क्या। जैसे एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि एफपीओ हम सुन रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनलों में चल रहा है, अखबारों में चल रहा है कि सरकार एफपीओ का गठन पे बढ़ावा दे रही है, जोर दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई उससे जुड़ें और उसका लाभ ले सकें। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि एफपीओ क्या है। बिल्कुल सही सवाल किया। पहले तो हमें एफपीओ के बारे में जानना होगा, तभी हम एफपीओ बना सकते हैं और सही एफपीओ चला सकते हैं। देखिए, एफपीओ है एक जैसी सोच वाले ऐसे किसानों की कंपनी जो छोटे छोटे जो उत्पाद पैदा करते हैं, कृषि उपज पैदा करते हैं, उनको अपनी कंपनी के जरिए प्रोसेस करना, ब्रांडिंग करना और मार्केट के अच्छे से अच्छे अवसर तलाश करके उसको मार्केट में उपलब्ध कराना। अच्छा। सबसे बड़ी बात एफपीओ का जो उद्देश्य है, एफपीओ के जरिए जो बिचौलिए बीच में किसानों की मजबूरी का फायदा उठा करके उनके उपज को औने पौने दाम पर खरीद ले रहे थे, उनके वर्चस्व को पूरी तरीके से कम कर देना। क्योंकि यहीं पर किसान मात खाता था, यहीं पर उसको नुकसान उठाना पड़ता था। तो सबसे बड़ा एफपीओ का हम उद्देश्य माने तो एफपीओ से बिचौलियों को ख़त्म करना।
दूसरा मैंने कहा, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं छोटा किसान हूँ, मध्यम श्रेणी का किसान हूँ, मेरे पास इतनी खेती नहीं है कि मैं कई एकड़ में किनोआ की खेती कर लूँ, चावल की खेती कर लूँ, कुछ ऐसी खेती करूँ जिसका उचित मूल्य मिले, कमर्शियल खेती करूँ। मेरे पास छोटा उपज है तो मैं जब भी थोड़े सामान लेकर जाऊंगा तो उसको बेचने के लिए मेरे पास समस्या आएगी, उचित मूल्य नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम एफपीओ बना लें और हमारे जैसे ढेर सारे किसान एक साथ थोड़ा थोड़ा उत्पाद, एक ही तरह का उत्पाद कंपनी अपने एफपीओ के बैनर तले बेचते हैं, तो मेरे पास एक तो बल्क में वही सामान हो जाएगा, क्योंकि मैंने अगर मान लीजिए मैंने काला नमक चावल, एक विश्वविख्यात ब्रांड है काला नमक चावल, जो एरोमेटिक होता है, सुगंधित होता है, और उसकी मांग बहुत है, 300 से 400 रुपये किलो बिकता है। किसान इसकी अगर खेती करते हैं, आपके पास 1 बीघे खेत है, आपने 1 बीघे खेत में काला नमक चावल किया तो आपको समस्या आएगी बेचने के लिए। लेकिन आप जैसे ही एफपीओ के अगर 400 मेंबर हैं और 400 मेंबर्स ने काला नमक की खेती किया, तो अगर 2.5 कुंटल के हिसाब से हम कमर्शियल उसको बेचने के पर्पज से कर रहे हैं, तो 2.5 कुंटल के हिसाब से अगर हम कर दें तो लगभग हमारे पास 1000 कुंटल के करीब वो काला नमक आ जाएगा। उस 1000 कुंटल को अगर हम ब्रांडिंग करें, उसके लिए पैकेजिंग की व्यवस्था करें, तो हम उसकी पैकेजिंग भी कर सकते हैं और उसको अच्छे से अच्छा मार्केट पर आ सकते हैं। हम अपने मूल्य पर, तय मूल्य पर बेच सकते हैं। हमें अपने मूल्य तय करने का भी अधिकार एफपीओ देती है। तो एफपीओ की अवधारणा यही है, अगर किसी को सही कहा जाए उस महीने में, तो किसानों की कंपनी किसानों के लिए और किसानों को अच्छा मूल्य दिलाने के लिए होती है। अच्छा, तो अगला सवाल मेरा ये है कि एफपीओ में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, मतलब कि इसके गठन में कौन कौन से लोग बॉडी में होते हैं, और इसका गठन का प्रोसेस क्या है, ये दोनों क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। एक किसानों की जब भी बात आएगी तो जो बिचौलिए हैं, क्योंकि उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है, अगर वो अपना वर्चस्व खत्म होते हुए देखेंगे तो किसानों की कंपनी में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार ने एक अच्छा प्रावधान किया कि वही लोग इसमें मेंबर होंगे, वही लोग डायरेक्टर होंगे, वही लोग निदेशक मंडल में होंगे जो खेती करते हैं। अच्छा। खेती योग्य जमीन है, उनके पास खेती योग्य जमीन है और खेती नहीं करते हैं तो वो मेंबर नहीं हो सकते हैं। अच्छा। उसमें सरकार ने पूरी तरीके से प्रावधान किया हुआ है, उसके लिए नियम और कायदे कानून बने हुए हैं, वो बन नहीं सकता है। दूसरा, किसान ही होगा इसमें, पहला तय हो गया। अगर हमको कंपनी बनाना है तो शुरुआत हमको करनी होती है, कुछ एक जैसी सोच वाले लोगों को एकत्रित होना पड़ता है, और उसके लिए हम पहली मीटिंग करेंगे, अपने उद्देश्यों को तय करेंगे। कंपनी बनाने के लिए हमको 2 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और आर्टिकल होता है, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। आर्टिकल्स में जो होते हैं उसमें नियम, कायदे, कानून लिखे होते हैं कि कंपनी कैसे चलेगी, इसमें कौन से लोग मेंबर होंगे, इसका खाता कैसे संचालित होगा, इसमें लाभांश कैसे वितरित होगा, ये सारी चीज़ों की बात होती है। जो उसमें आर्टिकल्स एसोसिएशन होता है, उसमें हमारा उद्देश्य लिखा होता है। अब उद्देश्य, हम ढेर सारे उद्देश्य ले लें। हमारे पास एक जैसे किसान हैं, जैसे दुग्ध उत्पादक किसान हैं, हमने अपनी कंपनी बनाई कि हम दूध और दूध से बनी वस्तुओं का व्यापार करेंगे, उसका प्रोसेस करेंगे। तो हमने क्या किया, एक जैसे किसानों की खोज शुरू की, उनको अपने उद्देश्य बताए, और उद्देश्य बता करके उनको हम ये बताएंगे कि एक कंपनी बनाने जा रहे हैं। अगर आपका दूध 35 से 40 रुपये लीटर बिक रहा है, आप मेरे कंपनी से जुड़ते हैं, उसका हम प्रोसेस करते हैं, और कंपनी के अगर आप शेयर धारक बनते हैं तो 2 तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो आपको मैं उचित मूल्य दूंगा, प्रोसेस होगा, उसका पनीर बनेगा, उसका खोया बनेगा, उसके ढेर सारे उत्पाद बनेंगे, तो उससे एक तो उनको ज़्यादा मूल्य मिलेगा। दूसरा, अगर वो शेयर धारक होते हैं, वो 500 से भी शुरू किया जा सकता शेयर, तो मान लीजिए कि हमने 10 लाख रुपए की पूंजी की ज़रूरत है, और 10 लाख पूंजी हमको शेयर से ही जुटानी है। कुछ डायरेक्टर्स के शेयर हो सकते हैं, कुछ किसानों के शेयर हो सकते हैं। तो जितनी जिसकी पूंजी, जितनी जिसके शेयर होंगे, लाभांश के हिसाब से कंपनी का लाभ काट करके वो शेयर धारकों में बांट दिया जाता है। तो किसानों को 2 तरह के फायदे हुए। अभी आपने कहा कि इसका गठन कैसे किया जाता है। देखिए, इसका लीगल प्रोसेस है, कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन करना पड़ता है, इसके लिए हमको एक सीए की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा कि जब भी हम कंपनी रजिस्टर्ड करने जाएँ तो पहले 10 लोगों को चिन्हित करें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होंगे। मतलब कंपनी, किसानों की कंपनी एफपीओ खड़ी करने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए 10 किसानों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ज़रूरत, उन्हें किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग
इसको ध्यान से जब वीडियो देखिएगा तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहली ज़रूरत है किसान को के पास ज़मीन होनी चाहिए, उसकी खतौनी होनी चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा, उसको एक जो है कृषक होने का प्रमाण पत्र बनवाना होता है, वो जिला कृषि अधिकारी, तहसीलदार या लेखपाल से बनवा सकते हैं। इसके अलावा उसको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, उसके पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, एक और एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, वो वोटर कार्ड हो सकता है, बैंक पासबुक हो सकता है, या कोई भी सरकारी एड्रेस प्रूफ हो सकता है। इसके अलावा उसको ज़रूरत पड़ती है, उसके 3 से 4 फोटोग्राफ लगेंगे, उसको कंपनी का जो रजिस्टर्ड पता होगा वहाँ का एक बिजली का बिल लगेगा। उसके अलावा वो बैंक पासबुक का जो पहला और लास्ट पेज है उसकी छाया प्रति लगेगी। और कुछ चीज़ें और ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे हमें वो इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा की जो बात कर रहे हैं, जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टाम्प पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे हम जो लीगल फॉर्मेलिटीज आगे के वर्षों में करते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करते हैं। इतने डॉक्यूमेंट जब हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं तो हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का चयन करते हैं, उसके पास जाते हैं और आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराते हैं। उसके लिए हमें कंपनी के कुछ नाम देने होते हैं। आवेदन करने के बाद वो कंपनी का नाम कंपनी रजिस्ट्रार चेक करता है, अगर उस नाम से कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको अप्रूव कर दिया जाता है। और अगर जो नाम आपने दिए हैं वो नाम उपलब्ध नहीं है तो पुनः नाम मांगा जाता है। और अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो बाद में क्वेरी आती है कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ से, जिससे वो फिर उसमें सुधार करने का मौका देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी रजिस्टर्ड होने में बाधा है, जो भी कमियां होंगी उसको कंपनी रजिस्ट्रार उसको देती है। दूसरा, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क होता है 35,000 से 50,000 के बीच में अलग अलग शुल्क होते हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना निर्भर करता है, लेकिन 35,000 मिनिमम इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है। ये कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है, पहले तो पैन और टैन नंबर होता है, जो कि देखिए खाता खोलने के लिए बैंक पैन नंबर मांगता है और बिजनेस करने के लिए टैन नंबर की ज़रूरत होती है। तो दोनों अब क्या है कि जैसे ही कंपनी सिन नंबर, कंपनी का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी होता है, वो जैसे ही जारी होता है, जैसे ही सर्टिफिकेट जारी होता है, उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि इस जगह पर रजिस्टर्ड है, पता लिखा रहता है, सिन नंबर लिखा रहता है और कंपनी का नाम लिखा रहता है। इसी के साथ पैन नंबर और टैन नंबर जारी हो जाता है। इतना प्रोसेस करते ही हमारी एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर होकर के तैयार हो जाती है। उसके बाद हम अगली प्रक्रिया करते हैं। अगली प्रक्रिया ये है कि हमें बैंक में खाता खोलना होता है। उसके लिए जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग तय होती है। मीटिंग में हम बोर्ड रिजोल्यूशन पास करते हैं, हम प्रस्ताव पास करते हैं कि हम किस बैंक में खाता खोलेंगे। कोशिश करें कि ऑफिस के नज़दीकी बैंक हो, जिससे लेन देन में आसानी हो। उसमें बैंक में सिग्नेचर कौन करेगा, किसके हस्ताक्षर से पैसे की निकासी होगी, उस सबकी सहमति से एक रेजोल्यूशन पास होगा। उसकी कॉपी जो है बैंक में जमा होती है। बैंक एक फॉर्म फिलअप कराता है और उसका एक करंट अकाउंट खोल दिया जाता है। करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि हमें लेन देन ज़्यादा करना होता है व्यावसायिक पर्पज से, तो करंट अकाउंट खोलना होता है। इतनी प्रक्रिया अगर हम कर देते हैं तो हमारी कंपनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज़ हमको ध्यान देना होता है कि हमको पहली एजीएम, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग उसको कहते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 90 दिनों के भीतर करनी होती है। उसको करने के बाद हमारी उसकी जो रिटर्न जमा होती है, उसकी फाइलिंग होती है, हमारी कंपनी पूरा लीगल रूप ले लेती है और हम एक एफपीओ के रूप में खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो ये एफपीओ का गठन हो गया, ठीक है, सारे प्रोसेस आपने बता दिए। अब ये सबसे अहम सवाल ये आ जाता है कि अब हमारे पास एक बॉडी जनरेट हो चुकी है, अब हम काम कैसे शुरू करें, कैसे मार्केट में अपनी जगह बनाएं, कौन से प्रोडक्ट ऐसा हम शुरू करें, चाहे वो क्रॉप हुआ या कोई भी फूड के प्रोडक्ट हुए, कैसे हम उनको अपना मार्केट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का ये दौर है। तो ये भी एक दुश्वारी है आज के समय में कि नए ब्रांड हैं, नए प्रोडक्ट हैं, तो हमको कैसे जनता हाथों हाथ ले ले, क्या कुछ हमें करना चाहिए, क्या कुछ किसानों को करना चाहिए ताकि वो मार्केट में अपनी जगह स्थापित कर पाएँ। बिल्कुल सही सवाल है। सबसे पहला जो हमको काम करना होगा, किसानों का विश्वास जीतना। किसानों को विश्वास दिलाना होगा कि उन्हें अब तक जो खेती में घाटा होता रहा है, इस एफपीओ से जुड़ने के बाद वो घाटा मुनाफे में बदल जाएगा। और जैसे ही किसान का आप विश्वास जीतते हैं तो उनको आप कंपनी का मेंबर बनाने के लिए सहमत करते हैं। हम अपनी कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो उद्देश्य तय किए हैं, उसी के हिसाब से व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय कौन से एफपीओ कर सकता है, मैं बता सकता हूँ। देखिए, कंपनी इनपुट सप्लाई कर सकती है, किसी भी चीज़
को शुरू करने के लिए खेती बाड़ी से जुड़े हुए इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हमको खेती करनी है तो क्या ज़रूरत होगी, खाद की ज़रूरत होगी, हमको सिंचाई की ज़रूरत होगी, हमको कृषि यंत्रों की ज़रूरत होगी। हम अगर डेयरी का उत्पाद करते हैं तो दूध में कितनी फैट है उसको जांचने के लिए मशीन की ज़रूरत होगी, हमको उसके ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी। ऐसे ही हम अगर मछली का उत्पादन करते हैं, मछली प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसका तेल कर सकते हैं, उसके प्रोसेस करके सकते हैं, मछली मांस को हम प्रोसेस करके सप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जो इनपुट्स होती है हो सकता है उसकी हम सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम मशरूम जैसे खेती बाड़ी से जितने भी जुड़े काम है, बागवानी, सारे कुछ कर सकते हैं। तो इनपुट सप्लाई का काम पहला कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम फार्म मशीनरी बैंक का संचालन कर सकते हैं। कई बार क्या, हाँ बिल्कुल वही बताने जा रहा हूँ। फार्म मशीनरी बैंक जो है, फार्म मतलब खेती बाड़ी, मशीनरी माने जो ज़रूरत, बैंक माने कि हम जैसे पैसा जमा करते हैं इकट्ठा बैंक में, वैसे हमारे पास, हाँ जी जी बिल्कुल, यहाँ हमारे पास यंत्र होता है। उससे क्या होता है, एक वाजिब दाम पर हमारे जो एफपीओ के मेंबर हैं उनको आसानी से खेती बाड़ी के जुताई में, मड़ाई में, सिंचाई में जितनी भी ज़रूरत में आने वाली यंत्र हैं वो आसानी से एक जमा मिल जाते हैं। अच्छा। और एक तो वाजिब रेट पर मिलते हैं। इसका हम संचालन कर सकते हैं। अब बात आई है मुनाफा कैसे कमाएं, क्या और प्रोडक्ट बनाएं। हम अपने कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसको हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। ब्रांडिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज आप देख रहे हैं विभिन्न ब्रांडों के नाम से उत्पाद बिकते हैं, कृषि उत्पाद हम ही से खरीदते हैं औने पौने दाम पर और उसको हाई रेट पर बेचते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी अपनी ब्रांडिंग करें, अपने पीओ की ब्रांडिंग करें। और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है जैविक खेती। आज का जो जीवन शैली है, जो हमारे जीवन जीने की शैली है, खान पान की शैली है, वो हमें मृत्यु की तरफ धीरे धीरे ले जाती है। हमारी जो उम्र की सीमा है उसको कम कर देती है, घट रही है। तो लोग अब जो रासायनिक चीज़ें हैं उससे जो उत्पादित की जाने वाली फसलें हैं, प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर के, उससे दूर भाग रहे हैं। माना जाता है कि उत्पादन कुछ कम होता है, लेकिन उत्पादन का अगर कम है तो लाभ भी किसानों को ज़्यादा होता है। तो हम ऐसे उत्पाद करें, बाजार में ऐसे विश्वास जीते कि हमारे प्रोडक्ट की हाथों हाथ डिमांड बढ़े। तो हमको ब्रांडिंग भी करना सीखना होगा और हम कर सकते हैं एक एफपीओ के तौर पर। इसके अलावा मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। किसानों की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि हम 2-2 किलो 4-4 किलो चीज़ें किसानों से एकत्रित कर सकते हैं। अपने जो मेंबर हैं उनको बल्क में हम कहीं पे बेच सकते हैं। एवरेज रेट से, जो औसत रेट है उससे ज़्यादा बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उत्पाद ज़्यादा होगा तो जो खरीदने वाले मार्केट में लोग होंगे वो उसका अच्छा रेट दे देंगे जी। तो ढेर सारे हम काम कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे सरकार इसको सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट इसमें किस तरह का सपोर्ट एफपीओ को दे रही है, क्या कुछ योजनाएं हैं गवर्नमेंट की एफपीओ के लिए, वो भी थोड़ा सा संक्षिप्त में ही हम आप हमारे जो है किसान भाइयों को, दर्शकों को आप समझाएं। देखिए, गवर्नमेंट सच बात यह है कि गवर्नमेंट ने एफपीओ की शुरुआत की और जो उसका उद्देश्य था कि किसान आगे बढ़ें। इन दिनों पिछले साल कोरोना की जब शुरुआत हुई, इसके पहले भारत सरकार ने एक घोषणा की थी कि पूरे देश में 10,000 से ज़्यादा एफपीओज बनाए जाएंगे, जो विभिन्न किसानों के प्रोडक्ट को खरीदेंगे, प्रोसेस करेंगे और मार्केट उपलब्ध कराएंगे अच्छे रेट पर। इसके लिए विभिन्न एजेंसियों का चयन किया गया है। भारत सरकार की एक नेशनल लेवल की एजेंसी है SFAC, ये स्मॉल एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका जो निदेशक होता है वो IAS अधिकारी होता है, सिविल सेवा का अधिकारी होता है, और इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके अलावा नाबार्ड, जो राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, उसको भी नोडल एजेंसी के तौर पर बनाया गया है। और छोटी छोटी एजेंसियों को प्रदेश में काम करने के लिए, गठन करने के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ वर्ल्ड लेवल की एक संस्था है, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं उनकी एक सामाजिक संगठन है जिसको हम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। उसको टेक्निकल सपोर्ट यूनिट खड़ा करने के लिए सरकार को उसने सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। और वो एक अलग एजेंसी EY के जरिए प्रदेश में के कुछ जिलों का पायलट के तहत चयन करके काम कर रही है। इस एजेंसियों का काम क्या है कि बिजनेस प्लान बनाना, क्योंकि किसान बिजनेसमैन तो अभी तक था नहीं, अब उसको बिजनेसमैन के तौर पर भी आना है। अपने जो कृषि उत्पाद हैं उसको मार्केट में पहचान दिलानी है, उचित मूल्य दिलाना है, तो उसको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी। तो नाबार्ड इसमें सपोर्ट कर रही है, वो ट्रेनिंग दे रही है, जरूरी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है, EY कर रही है, बिजनेस प्लान तैयार करने में मदद कर रही है, और साथ ही ये जो एजेंसियां हैं ये मार्केट भी उपलब्ध कराने का काम कर रही हैं।
जी। इसके साथ ही एसएफएससी की जो मैंने बात की थी, जी। सबसे बड़ी बात होती है पूंजी की। हम्म। तो पहली बात मैं बताऊं कि पूंजी एक तो हम अपने जी। जो मेंबर्स हैं उनके शेयर्स से जुटा सकते हैं। हम्म। मान लीजिए मुझे एक राइस मिल लगानी है, उसके लिए 50 लाख रुपए की पूंजी ज़रूरत है, और हमारे जो मेंबर हैं वो 200 टन धान की खेती करते हैं, तो हम उसका पहले प्रोसेसिंग करेंगे, तब उसकी अच्छी मार्केट हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो राइस मिल के लिए जो पूंजी की ज़रूरत होगी, एक तो हम क्या कर सकते हैं कि शेयर उठा सकते हैं अपने मेंबर्स के जरिए, वो 500, 1000, 1500 के जो हो भी सकते हो, हैं। जी। लेकिन एक शेयर धारक का जो शेयर होगा वो पूरे शेयर से 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही शेयर धारक सारा लाभ लेकर चला जी, जाए, जी। इसके लिए भी एक बाउंडेशन रखा गया है कि एक शेयर धारक का पूरी पूंजी से 5% ही ले सकता है शेयर। जी जी। दूसरा है इक्विटी ग्रांट का सपोर्ट मिलता है, एसएफएससी देती है, वो कुछ अनुदान भी देती है। तो क्या कर सकते हैं कि हम इक्विटी ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कम से कम 500 मेंबर्स होने चाहिए। अच्छा। एफपीओ में ये एक नियम और कायदा कानून बनाया गया है कि 500 किसान मेंबर होंगे जो एफपीओ में होंगे, तभी वो इक्विटी ग्रांट देगी। उसके बाद आप इक्विटी ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर इतना आप करते हैं तो आपके पास पूंजी की समस्या नहीं होगी। सरकार इसके अलावा तमाम सुविधाएं दे रही हैं, जैसे किसान 12 लाख रुपए तक कृषि यंत्रों को, ट्रैक्टर को क्रय करने के लिए अनुदान देती है, यानी 80% अनुदान सरकार का है। इसमें केंद्र का भी सहयोग है और राज्य सरकार का भी सहयोग होता है। तो हम कृषि यंत्र भी खरीद सकते हैं। अब 20% अगर किसी एफपीओ को लगाना हो तो अपने शेयर से लगा सकता है। इसके अलावा हम सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं, 60 लाख रुपए तक का अनुदान सरकार दे रही है सर। और उसके अलावा हम तमाम तरह के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। ढेर सारी योजनाएं सरकार संचालित कर रही है। इनको हम अगर सही से करते हैं तो इन योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं, और इसका लाभ अपने जो मेंबर किसान हैं उनको भी दे सकते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि आज आपने बहुत अच्छी बातें एफपीओ के बारे में बताई। कुछ चीज़ें और मैं चाहता जी हूं जी कि बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि कुछ लीगल टर्म्स हैं जो कंपनी बनाने के बाद ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कंपनी खड़ा कर लेने से, कंपनी रजिस्टर करा लेने से ही हमारी आय नहीं में इजाफा नहीं होगा। कई लोग क्या है कि सरकार 10,000 एफपीओ बना रही है तो बहुत लोग आगे आकर के एफपीओ बना ले रहे हैं। तो जैसा अभी आपने सरकारी योजनाओं की लाभ की, तो कुछ इसमें बुद्धिमान लोग भी आते हैं। इसमें मेरा यही कहना है कि अगर आप एफपीओ बना रहे हैं, सरकार की जो का उद्देश्य है आपको अवसर उपलब्ध कराया है, उसका लाभ लीजिए और अपने से जुड़े किसानों को भी लाभ दीजिए। सिर्फ अनुदान तक ही सीमित न रहिए। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप सिर्फ अनुदान तक सीमित हो गए तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जितना आपने अनुदान लिया उससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। हर साल कुछ कंपनी रजिस्ट्रार को कागजात सबमिट करने होते हैं जो सीए के जरिए हम सबमिट करते हैं। अगर वो हम सबमिट नहीं करते हैं तो हमको जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है। तो हर सितंबर तक हमको मौका मिलता है, 30 सितंबर तक का मौका होता है। हम केवाईसी जमा करते हैं, हर डायरेक्टर्स का उसमें केवाईसी होता है, उसको जमा करें। अगर वो नहीं जमा करते हैं तो प्रत्येक डायरेक्टर के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा मार्च की क्लोजिंग जब हो जाती है, 31 मार्च के बाद हम जैसे फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है, जैसे व्यवसायिक संस्थान अन्य व्यवसायिक संस्थान होते हैं, ऐसे ही अपनी कंपनी का हम भी ऑडिट कराते हैं, आय और व्यय का लेखा जोखा कराते हैं। इसके अलावा समय समय पर कंपनी जो भी डिटेल्स मांगती है उसको सबमिट करना होता है। अगर हम ये सारी चीज़ें लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करते हैं तो कंपनी हम पर जुर्माना लगाने के साथ हमारी कंपनी के रजिस्ट्रेशन को रद्द भी कर सकती है। ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो और हमें कुछ चीज़ों का भी तय करना होता है। जैसे एक हमको कंपनी का जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है तो एक सीईओ की नियुक्ति करनी होती है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। एक कंपनी के पूरे व्यवसाय को हैंडल करता है। डायरेक्टर्स तो दिशा निर्देश जारी करते हैं, लेकिन सीईओ कंपनी के प्रति जिम्मेदार होता है और उसको वो पूरी तरीके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में। इसके अलावा हम कंपनी का एक सेक्रेटरी नियुक्त करते हैं। इसकी नियुक्ति भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा की जाती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति हम करते हैं जो हमारे लेखे जोखों को, वार्षिक विवरणी जो होती है उसको सबमिट करता है। इतनी सारी चीज़ें करते हैं। और हम किसान कम व्यवसायी, हम एक व्यवसायी के रूप में अगर आगे आते हैं, प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग करते हैं, किसानों को मौका उपलब्ध कराते हैं, तो निश्चित तौर पर आज तक जो किसान घाटा उठाता आ रहा है वह किसान आगे चल करके एक सफल किसान के तौर पर जाना जाएगा। उसके पास भी दूसरे व्यवसायियों की तरह सुविधाएं होंगी। बस हमें
इस चीज़ को सकारात्मक लेना होगा जी। तो दोस्तों और किसान भाइयों, आपने देखा, आप थे हमारे साथ सिद्धार्था प्रोड्यूसर फार्मर प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर बृहस्पति जी, जिन्होंने एफपीओ के बारे में कितनी अच्छी बातें बताई, कितना सकारात्मक ये सेशन रहा है इंटरव्यू का, कितनी अच्छी परिचर्चा रही है। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं, शायद ही कुछ चीज़ें इसमें छूटी हों, और बहुत ही सलीके से, बहुत ही आसान शब्दों में आपने हमको बताया, हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए हम आभारी हैं आपके। और हम आज इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो भी कुछ इस तरह का हम लेकर आएंगे। मैं भी आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसको वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये किसानों के भले के लिए है। इसको शेयर करें, शेयर करेंगे तो ज़्यादातर किसानों के पास पहुंच पाएगा। गांव गाथा जो आपका चैनल है वह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसको लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, जैसे जिससे इस तरह की जो दूसरे वीडियो हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि एफपीओ के और जो काम है, सक्सेस स्टोरी है, उसको भी हम आपको सामने लाएँ। तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एफपीओ के बारे में मौका दिया। धन्यवाद।